हेलो, थैंक यू फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और हर दिन कुछ नया सीख रहे होंगे। तो दोस्तों, सीखने की इस कड़ी को आज आगे बढ़ाते हैं और आज सीखते हैं कुछ नया। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम। अभी आपने इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में आपने देखा था कि रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट को जैसे ही कंडक्ट करवाने के बाद उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स दिए, यानी कि उस एक्सपेरिमेंट का कुछ ना कुछ रिजल्ट दिया। तो अब उन रिजल्ट में रह जाती हैं कुछ कमियां, जिनको ईयर 1913 में, ईयर याद रख लीजिएगा दोस्तों, ईयर होता है 1913। इस ईयर में एक प्रोफेसर आते हैं जिनका नाम होता है नील बोर, प्रोफेसर नील बोर। इन्होंने दोस्तों क्या किया, इन्होंने रदरफोर्ड की कमियों को दूर कर दिया। रदरफोर्ड ने कुछ कमियां की थी, अभी मैं आपको तुलनात्मक स्टडी करके बताऊंगा, यानी कंपैरिजन में रदरफोर्ड ने क्या मिस्टेक्स किया और बोर ने इनकी कमियों को कैसे दूर किया। दोनों को हम लोग कंपैरिजन के बेसिस पे समझेंगे। तो दोस्तों, होता क्या था, प्रोफेसर नील्स बोर ने, पहले क्वेश्चन आता है कि इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया होगा, ऐसी कौन सी थ्योरी का इस्तेमाल किया होगा जिसके आधार पर इन्होंने रदरफोर्ड को गलत साबित किया। तो जिस थ्योरी का इन्होंने यूज किया था वो था दोस्तों प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो दोस्तों, प्रोफेसर नील बोर ने प्लैंक की क्वांटम थ्योरी का यूज करते हुए रदरफोर्ड की कमियों को दूर किया। क्या थी ये क्वांटम थ्योरी और बोर ने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था वो क्या था, चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, आपको ये पता होगा रदरफोर्ड सर ने क्या कह दिया था। रदरफोर्ड ने ये कह दिया था, मैं तुलनात्मक रूप से पढ़ाने वाला हूं, यानी कि दोनों का जो कॉन्सेप्ट है, दोनों के कॉन्सेप्ट को कंपैरिजन करते हुए, जिससे आपको समझ में बड़ी आसानी से आएगा। होता क्या था दोस्तों, मिस्टर रदरफोर्ड ने, पहले मैं इनका नाम लिख देता हूं, मिस्टर रदरफोर्ड ने क्या बताया था दोस्तों कि एक एटम जो भी हो जाता है, एटम के बीच में एक होता है न्यूक्लियस। क्या बताया इन्होंने, एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस। चलो ये बात तो सही थी, लेकिन इन्होंने ये कह दिया दोस्तों कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट दोस्तों, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं ये नहीं बताया, समझिएगा। इसके बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे इन्होंने कह दिया इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट कहाँ होंगे एग्जैक्ट इन्होंने नहीं बताया। यानी कि इनके इलेक्ट्रॉन इसके पास में होंगे, इससे दूर होंगे, या इसके बाहर होंगे, कहाँ पे होंगे एग्जैक्ट जो इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन है वो ये नहीं बता पाए। नील बोर ने कह दिया कि एक्चुअल में एटम जो भी हो जाता है, एटम का जो न्यूक्लियस होता है, ये तो रदरफोर्ड का ये कॉन्सेप्ट दोनों सेम था, बट ये जो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की इन्होंने हाइपोथेसिस किया था, मिस्टर रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट दिया था दोस्तों, उन्होंने इसमें कह दिया कि ये इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकते हैं बट न्यूक्लियस के बाहर होंगे। लेकिन नील बोर ने ऐसा कहा कि ऐसा नहीं होता है, न्यूक्लियस के बाहर तो होंगे बट हर जगह फैले नहीं होंगे। इन्होंने कह दिया, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई, इन्होंने कह दिया ये केवल और केवल एक पर्टिकुलर एक ऑर्बिट में होते हैं। क्या कह दिया दोस्तों, इन्होंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पर्टिकुलर कुछ ऑर्बिट्स में होता है। ये तो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाहर कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट में होते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, आप पहचानोगे कैसे कि कौन से पर्टिकुलर ऑर्बिट होते हैं? जिन पर्टिकुलर, इन्होंने नहीं बता पाए, अगर इन्होंने भी ऐसे ही कह दिया कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में होते हैं, तो वो पर्टिकुलर ऑर्बिट हैं कौन से, तो इन्होंने उसका भी रिजल्ट बताया। इन्होंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन्स केवल और केवल उन्हीं ऑर्बिट में मूव करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, जिनका एंगुलर मोमेंटम जो होता है दोस्तों, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, h/2π का कोएफिशिएंट होता है। ध्यान से समझिएगा, बोर ने ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स ओनली दोज ऑर्बिट्स विच हैव द एंगुलर मोमेंटम विद द इंटीग्रल कोएफिशिएंट ऑफ h/2π, यानी कि h/2π के इंटीग्रल कोएफिशिएंट जब होता है तो ये उन्हीं ऑर्बिट में मूव करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो चलिए आपकी जानकारी के लिए एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। मैं इसको इरेज किए देता हूं दोस्तों। पहली बात हम समझते हैं मोमेंटम
क्या होता है। सबसे पहले समझने की क्या कोशिश करेंगे, व्हाट इज मोमेंटम। हिंदी मीडियम के बच्चे समझ ले, इसको हिंदी में बोलते हैं संवेग। जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या होती है, मूव करने लगती है, यानी कि जब वो मोशन की स्टेज पे होती है, मोशन की स्थिति में होती है, तो दोस्तों उस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास जरूर होता है। मास होता है, वजन उसका, और उस मास के साथ साथ जब वो मूव कर रहा होता है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है। तो उस ऑब्जेक्ट के, जो भी ऑब्जेक्ट है दोस्तों, उस ऑब्जेक्ट का जो मास होता है और इसकी रिवॉल्व करने पे इसकी खुद ना कुछ एक वेलोसिटी हो जाती है। तो जब इसके मास का, यानी इसका द्रव्यमान जो है उसका और इसकी वेलोसिटी का जब मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज नोन एज द मोमेंटम। आपको बात समझ आ गई। यानी कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही होगी, दैट मीन्स कि दैट ऑब्जेक्ट पजेसेस द मोमेंटम, यानी वो ऑब्जेक्ट मोमेंटम को पजेस करेगी, यानी उसमें मोमेंटम होगा, क्योंकि उसमें मास भी होगा। किसी न किसी, हर ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास होता है, और जब वो मूव कर रही होगी तो उसमें कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी। दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से दोस्तों ये मोमेंटम हो जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, यहाँ पे वर्ड था ना एंगुलर मोमेंटम। जब मोमेंटम आपने समझ लिया तो एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी एंगल, यानी कोई भी चीज़ है, अब मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाथ हो गया, तो किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में चारों तरफ ये मूव कर रही होती है, तो इनका जो मोमेंटम होगा, यानी किसी भी चीज़ के चारों तरफ रिवॉल्व में, नहीं समझे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या कोई दूसरी भी चीज़ हो, जब वो पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ मूव कर रही है, तब उसका जो मोमेंटम कहलाता है वो कहलाता है एंगुलर मोमेंटम। क्लियर हो गई बात। मान लीजिए ये मार्कर मेरा ऐसे रखा हुआ है, अब मैं क्या करूं दोस्तों, मैं अब क्या करता हूं, इसके चारों, ये फिक्स है, ये अपनी जगह पे फिक्स है, और इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे करके इसको रिवॉल्व करवाता हूँ। ये देख लो, ये ऐसे करके ये रिवॉल्व कर रहा है। दैट मीन्स, समझिएगा, मैं आपको सामने दिखा देता हूँ। मान लो ये मार्कर बिल्कुल फिक्स है और ये इसके चारों तरफ से मूव कर रहा है, ऐसे करते हुए, देखना ये क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ मूव कर रहा है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, इस मार्कर का कुछ ना कुछ मास तो होगा, और मास होने के साथ साथ, वजन द्रव्यमान होने के साथ साथ, ये जब मूव कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, और जब ये वेलोसिटी और इसके मास का प्रोडक्ट किया जाता है तो मोमेंटम मिलता है। और उसी मोमेंटम को, यानी जब एक इसके रिस्पेक्ट में, इसके अराउंड में घूमने लगता है, तब जो इसका मोमेंटम कहलाता है वो होता है एंगुलर मोमेंटम। यानी जब ये स्ट्रेट चलेगी तो ओनली मोमेंटम होगा, लेकिन जब ये रिवॉल्व करते हुए चलेगी किसी दूसरी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अराउंड में, तब उसको बोला जाएगा एंगुलर मोमेंटम। आई होप यू गॉट इट वेल।